ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि हम इस थर्सडे वाली क्लास को सबसे पहले रख क्यों रहे हैं। देखो, हर हफ्ते 10 दिन में एक ऐसा टॉपिक आता है जिसके बारे में आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है, पर सिर्फ एक बार, फिर आपका वो काम हो जाता है। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है, इंडिया का यूनियन बजट। आपको पता होना चाहिए, जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होता है उस साल 2 बजट आते हैं। अभी तो सिर्फ इंटरिम बजट, तो वो भी थर्सडे को होगी। मतलब जो ऐसे टॉपिक्स है ना जिसको हम ट्यूसडे या फ्राइडे को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, वो हम थर्सडे करेंगे। मैंने आपको ट्यूसडे बोला था कि पूरी कैबिनेट में आपको समझाऊंगा थर्सडे को। आज आपको समझ में लगेगा कि बीजेपी की सरकार ना हो के एनडीए की सरकार होने का क्या मतलब है, कौन सा कैबिनेट किसको क्यों दिया गया, पहले किसके पास था, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं एनडीए से। एनडीए क्या है? एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए 3.0 क्यों लिखा है? जब कहा जाता है कि 2014 में बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी, 2019 में बीजेपी के पास मेजॉरिटी थी, तो फिर एनडीए 1.0 होना चाहिए, 3.0 क्यों लिखा है? तो इसको समझो। 14 और 19 में अगर बीजेपी चाहती तो अपने लेवल पे भी सरकार बना सकती थी, पर वो एनडीए साथ में लेकर आए। उन्होंने अपनी मर्जी से चुना कि अलायंस पार्टनर को क्या देना है क्या नहीं देना। इस बार ऐसा नहीं। 2014 और 2019 में अकेली बीजेपी 272 के मार्क को क्रॉस कर गई थी, तो उनकी ज्यादा चलती थी। इस बार वो 272 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए, तो उनकी उतनी नहीं चल सकती। इस बार उनको लिटरली, तो पहली बार है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहली बार एक अलायंस की सरकार चलाएंगे। नहीं तो इससे पहले अगर कोई बोले कि मैं एनडीए छोड़ के जा रहा हूं, बीजेपी बोलेगी जा। जब हमारे पास ही 273 से ज्यादा सीटें हैं तो क्या करना हमने तेरा। इस बार ऐसा नहीं। इस बार अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बोल दें कि हम जा रहे हैं, तो लिटरली सरकार गिर जाएगी। आप लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो पोखरन, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी फेमस स्पीच आती है। असल में अटल बिहारी वाजपेयी अलायंस की सरकार चला रहे थे, और अलायंस पार्टनर्स ने एक ऐसी बात बोल दी जो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए सुनने में बड़ी अजीब है। उन्होंने बोला अगर ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए तो हम सरकार गिरा देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी पहली टर्म में एक बहुत बड़ी चीज करना चाहते थे, यूएसए के साथ एक न्यूक्लियर डील। अलायंस पार्टनर्स में बैठे थे कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट को यूएस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि यूएस कैपिटलिस्ट है। उन्होंने बोला अगर ये डील हुई तो सरकार गिरा दी जाएगी। प्लीज बैठ। आई होप आप इतनी सी बात समझे कि अलायंस की सरकार इजी नहीं होती चलानी। जब इस बार का लोकसभा का इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज देख ली कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस बात को समझ आते हैं कि किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो किसको कॉल करते हैं? जब तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझ में लग गया कि कोई एक पार्टी 272 से ज्यादा सीटें ले तो उसको बुला लेते हैं। पर जब किसी की 272 ना आए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बुलाते हैं? सिंगल लार्जेस्ट को। ठीक है, तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं आई, पर अभी भी सीटें तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा है, जो कि थी बीजेपी 240 के आसपास। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुला के पूछा कि क्या सरकार बनाना चाहोगे? मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या पूछ रहे हैं कि क्या अलायंस है, क्या किसी तरह से नंबर क्रॉस हो सकता है? तो बीजेपी ने बोला बिल्कुल, हमारे पास अलायंस है, और उसी अलायंस की सारी कहानी आज हम लोग पढ़े। ठीक है, ठीक है। ये वो फोटो है। आप लोग मैचेस वगैरह मिस नहीं करते, कोई यूट्यूब पे प्रीमियर हो वो मिस नहीं करते। ये चीजें आप लोग हमेशा मिस कर देते हो, जो कभी नहीं करनी चाहिए। रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन हो, इंडिपेंडेंस डे हो, शपथ ग्रहण समारोह, न्यू बजट हो, हमेशा देखा करो। बहुत इंटरेस्टिंग होता है
समझ में आना शुरू होता है कि क्या हो रहा है। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चेहरे हैं यहाँ पर। कुमारस्वामी जी, जेपी नड्डा जी, मांझी जी, चिराग पासवान जी, ये चेहरे यहां पर ना होते अगर बीजेपी की मेजॉरिटी आ जाती। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो है। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मेरी और बीजेपी की गारंटी। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उन्होंने बोला मेरी और एनडीए की गारंटी, क्योंकि उनको पता है कि अब कुछ टाइम के लिए तो कम से कम बीजेपी के पास वो पावर नहीं है। बड़े क्यास लगाए जाते हैं कि बीजेपी तो किसी तरह से अपना नंबर बढ़ाने के लिए इनके मेंबर्स को तोड़ेगी। ये कौन है? आपने इनको बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। पवन कल्याण, बहुत बड़ा नाम है आंध्रा पॉलिटिक्स में। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ठीक है। तो देखो ऐसा दिखता है अलायंस, जो सिर्फ पहले एक फ्रेम में एक इंसान होता था, अब वो इंसान बढ़ चुके हैं। पर शायद इंडियन पॉलिटिक्स की यही अच्छी चीज है। इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन इलेक्शन किसी एक इंसान को रियलाइज कराता है कि आप सुप्रीम नहीं हो। जैसे इंदिरा गांधी को एक बार करवा दिया। जैसे आपको लगने लगा आप सुप्रीम हो, कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको एक साइन देगा कि ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये भी सच बात है, जैसे ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया था इंडिया अलायंस ने कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। तुम इस तरह से जीत गए कि हाँ, तुमने जो एक हेजेमनी बन गई थी, जो एक बीजेपी का साम्राज्य बन गया था, उसको तोड़ा। सही बात है, पर नंबर्स में तो आज भी वही आगे थे और उन्होंने अपनी सरकार बना ली, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग कितने हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली आज से 2 दिन पहले? ये है 74। और कितने शपथ ले सकते हैं? अब ये एक ऐसी चीज है जिसपे आपसे लिटरली एग्जामिनर को पूछना चाहिए। देखो 5 साल में एक बार होनी है फोटो। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी जो सरकार है वो सरकार है एनडीए की। एनडीए जो अलायंस है, दूसरा अलायंस कौन सा था? इंडिया अलायंस। एनडीए जो अलायंस है वो 543 में से कितनी सीटें जीत कर आया? जिसमें बीजेपी भी है, नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू, कितनी सीटें जीत के आए? 290। इनके मुखिया बनना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्या चाहेंगे? इतने लोगों में से मैं कितनों को मिनिस्टर बना दूं? प्राइम मिनिस्टर तो चाहेगा सभी को बना दूं, खुश रहेंगे, दुखी नहीं होंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है? और एक और चीज आपको पता होगा, चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए। एक सीएम स्टेट लेवल पे कितने मिनिस्टर्स बना सकता है? तो नेशनल लेवल पे इंडिया में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं और स्टेट लेवल पे इंडिया में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है अबाउट दी 91st अमेंडमेंट एक्ट। इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ोगे तो एक चीज समझ में लगेगी, और वो चीज है 15%। ये 15% की गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। चलो मुझे एक बात बताओ, नेशनल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, स्टेट लेवल पे इनके जैसा क्या होता है? लोकसभा जैसी लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। जो रूल्स यहां लगते हैं वो यहां लगेंगे, जो यहां लगते हैं वो यहां लगेंगे। 5 साल की टर्म 5 साल की टर्म, 6 साल की टर्म 6 साल की टर्म, डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब समझो, लोकसभा की जितनी भी स्ट्रेंथ है, अभी तो 543 है पर आगे जाके बढ़ जाएगी, उसका 15% जितना निकल के आएगा, प्राइम मिनिस्टर उतने लोगों को ही मिनिस्टर बना सकते हैं, जो कि निकल के आएगा 81। ऐसे ही इंडिया की किसी स्टेट की जो भी विधानसभा की स्ट्रेंथ है, मान लो 100, उसका 15% जो निकल के आएगा, उस स्टेट का सीएम उतने मिनिस्टर्स बना सकता है। आप समझे? ये सेम रूल दोनों लेवल्स पे लगेगा, लोकसभा में भी लगेगा, विधानसभा में भी लगेगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड क्लॉज 1A in Article 164 which states that total number of ministers including CM, हाँ,
सीएम और पीएम इसी 15% के अंदर होने चाहिए, इससे बाहर नहीं हो सकते। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट shall not exceed 15% of the total number of the members of the Vidhan Sabha. It also provided that number of ministers including CM in a state shall not be less than 12. आप 12 से नीचे भी नहीं आ सकते। अगर आप 12 से नीचे आए तो चंद लोगों के पास सारी पावर देने की कोशिश की जाएगी। ये किसके अगेंस्ट है? ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। फिर तो वो इंसान डिक्टेटर बनने लग जाएंगे। ऐसे तो एक सीएम ही रहने दो, बाकी सबको हटा दो। ये नहीं होना चाहिए। जो जिसका पोर्टफोलियो है, जो जिसका डिपार्टमेंट है, संभालने दो उसको। सिमिलर अमेंडमेंट्स वर आल्सो मेड अंडर आर्टिकल 75। अकॉर्डिंग टू दिस, पीएम shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the PM. तो ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये जो सारे लोग हैं अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ने किए हैं, पर किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर कहने। तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इन लोगों को आप प्लीज़ शपथ ग्रहण करवा दो, शपथ दिलवा दो, बाद में जो भी पोर्टफोलियो वगैरह होगा हम अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो जिस शाम शपथ हुई, पोर्टफोलियो उसके अगली दोपहर को अनाउंस हुए थे जाके, ठीक है, सेम दिन नहीं बताते। The total number of ministers, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, shall not exceed 15% of the total strength of the लोकसभा। सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर निकल के आता है 81। तो फाइनली पीएम ने सोचा अभी सारे 81 को तो नहीं, हाँ 74 को मैं शपथ दिलवा देता हूं, आगे जाके बढ़वाना हुआ तो बढ़वा लूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने उन लोगों को चुन लिया जो उनके साथ सरकार चलाएंगे। अब इन लोगों को के ग्रुप को ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, जो इंपॉर्टेंस अमित शाह की है वो चिराग पासवान की तो नहीं है। लोग तो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, पर ये अलग अलग लेवल्स पे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे पावरफुल कौन है? मे बी राजनाथ सिंह, मे बी अमित शाह, पर वो इंपॉर्टेंस ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं है। तो ये जो कैटेगराइजेशन होती है ना, ये समझनी बड़ी ज़रूरी है। एक बार अच्छे से समझोगे 5 साल प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं समझोगे तो 5 साल कंफ्यूज ही रहोगे कि कोई क्या है। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन संभालते हैं अमित शाह। तो होम मिनिस्ट्री के साथ एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कौन संभालता है? प्राइम मिनिस्टर। पर क्यों? वो आज हम समझ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर को एक ही मिनिस्ट्री अच्छी क्यों लगती है? ज़्यादातर स्टेटों में सीएम अपने पास क्या रखते हैं? होम मिनिस्ट्री। अब देखना, पर पीएम नहीं रखते। फिर फायदा क्या हुआ अलग से मिनिस्टर्स बनाने का, जब आपने होम भी खुद ही ले लिया और पीएम भी खुद ही बन गए। तो आपको पावर को डिवाइड करना आना चाहिए, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी काउंसिल अच्छी नहीं चुन पाए, कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करते हैं? एस जयशंकर, नितिन गडकरी, ये लोग अपने में ऐसे लोग हैं कि भाई अगर आज कोई पूछे कि इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर कौन होना चाहिए, तो नितिन गडकरी के अलावा कोई नाम ही नहीं है। तो जितना अच्छा पोर्टफोलियो डिवीजन होगी, आपको पता है शिवराज सिंह चौहान को क्यों कैबिनेट में लेकर आए? अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 3-4 सालों में कोविड के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या था बीजेपी सरकार के सामने? किसान। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी को एग्रीकल्चर में काफ़ी पुश किया। सोचो, एक एमपी, ऐसी स्टेट जो अपने बीमारूपन के लिए जानी जाती थी। आपको पता है बीमारू, ये कुछ ऐसी स्टेट्स होते थे जिनको बोलते थे इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी काम किया, एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने काम किया। पर शिवराज सिंह चौहान ने किन के लिए काम किया? किसानों के लिए। क्या काम किया? जिन चीज़ों में एमपी इंडिया का 5th या 6th सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता था, वो 1st या 2nd पे आ गए। आपने देखा होगा आशीर्वाद आटा पे लिखा जाता है फ्रॉम द बेस्ट ग्रेन्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये छोटी चीज़ नहीं थी। तो क्योंकि किसानों के साथ प्रॉब्लम थी, तो नरेंद्र सिंह तोमर से पोर्टफोलियो लेकर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया। ये एक अच्छे परफॉर्मिंग सीएम भी थे, एक अच्छे परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर लीडर भी थे, और अब इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए वही काम सेंटर में करके दिखाएं।
तो कुछ यहाँ पर आपको चेहरे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अलायंस है, देना ही पड़ेगा सीट, पर कुछ इसलिए दिख रहे हैं कि और बेटर कर सकते हैं ये लोग। अमित शाह 2019 में पहली बार मिनिस्टर बनते हैं। उससे पहले क्या थे? उससे पहले थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पर क्योंकि अमित शाह हमेशा अपनी चाणक्य नीति के लिए जाने जाते हैं, चीज़ों को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं, और बीजेपी को पहले ही पता था कि 2019 के बाद उनको एक बहुत बड़ी चीज़ करनी है, उनको 370 हटानी है, तो स्पेसिफिकली इनको लेकर आए। तो ये चीज़ इस बार फिर से रिपीट हुई है। इस बार जेपी नड्डा बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट से हटकर काउंसिल में आए, और इनको क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? हेल्थ मिनिस्टर। तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी बदली है। कोविड के टाइम पे इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद मनसुख मांडविया जी, और अब जेपी नड्डा जी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरह से अलायंस कुछ कुछ जगह आपको पीछे खींचता है, पर हाँ, अलायंस के फायदे भी होते हैं। जो चीज़ बीजेपी आंध्रा में खुद नहीं कर सकती थी, वो चंद्रबाबू नायडू उनके लिए करेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स इंडिया में बिहार की पॉलिटिक्स है। बिहार की पॉलिटिक्स में अब बीजेपी को खुद ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अलायंस है, बनता रहता है, टूटता रहता है। बीजेपी का बहुत बड़ा अलायंस पंजाब में अकाली दल के साथ था, इस बार नहीं बन पाया। खुद बीजेपी ने अपने मिनिस्टर्स उतारे, और सोचो, जो पार्टी क्लेम करती है अकाली दल कि हमने पंजाब बनवाया सेंटर से लड़के, सीटें तो नहीं जीता, ना बीजेपी जीता कुछ खास, ना अकाली दल जीता, पर बीजेपी ने अकाली दल से ज़्यादा वोट ले लिए पंजाब में, वोट परसेंटेज बढ़ा ली अपनी। तो अलायंस की गेम बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है। लोकसभा का रिजल्ट आए को तीसरा दिन हुआ था, आम आदमी पार्टी कह रही है अब हम इंडिया अलायंस से बाहर। आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के अगेंस्ट थी, चंडीगढ़ में कांग्रेस के साथ थी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा, सबने बोला प्लीज़ मनीष तिवारी को जाके वोट कर दो। वही आम आदमी पार्टी, सोचो, चंडीगढ़ में आप दोस्त हो, मोहाली में आप दुश्मन हो। आप समझ रहे हो? तो यही तो करना। तो अलायंस की गेम बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है। ठीक है, आर्टिकल 74, 75, 88 इन सब में शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, उसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, उसको शपथ दिलवाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कैसे काम करेंगे ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं होते, पर इन्होंने लीड करना होता है। आई होप आपको ये चीज पता है। हमारी कंट्री में सबसे सुप्रीम होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे 3 पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पिलर, लेजिस्लेटिव पिलर, जुडिशियल पिलर। एग्जीक्यूटिव पिलर मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, और जुडिशियल मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो वैसे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यहां आते हैं, पर इनको बहुत ज्यादा इनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ, एमपीज के साथ। और ये जो सेरेमनी आपने देखी आज से 3 दिन पहले, वो सेरेमनी कहाँ हुई? राष्ट्रपति भवन। चलो बताओ, राष्ट्रपति भवन थोड़ा सा ऊंचाई पे है, किस पहाड़ी पे सिचुएटेड है? रायसेना हिल। और कौन सी सड़क के बहुत ही नजदीक है? मतलब उसी सड़क के एक सिरे पे आता है कर्तव्य मार्ग, जिसका पुराना नाम क्या होता था? राजपथ। तो राजपथ के एक सिरे पे अगर इंडिया गेट है, तो दूसरे सिरे पे है राष्ट्रपति भवन। और हल्की सी चढ़ाई करनी होती है राष्ट्रपति भवन के लिए। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इंडिया गेट के पीछे एक मीनार है, जिस मीनार में किसका स्टैचू है? सुभाष चंद्र बोस का। पहले किसका होता था? पहले वहां पर स्टैचू होता था किंग जॉर्ज का, और वहां पर अब स्टैचू लगा दिया गया सुभाष चंद्र बोस का। और जस्ट इसके पीछे, थोड़ा सा पीछे है नेशनल वॉर मेमोरियल, जो आज से कुछ टाइम पहले बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल बीचों बीच क्या देखने को मिलता है? अमर जवान ज्योति। पहले अमर जवान ज्योति कहाँ पर थी? इंडिया गेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है। इसको इंडिया का सेंट्रल विस्टा भी बुलाते हैं, जहाँ से इंडिया सेंट्रली कंट्रोल्ड होता है। इसके यहाँ पर आपको पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। ठीक है,
फाइनली शुरू करते हैं द काउंसिल। तो 81 लोग मैक्सिमम मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी 74 को शपथ दिलवाई, जिसमें पहले तो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने पास रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन। अब इसके बड़े सारे लॉजिक होते हैं। इसी मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई भी होती है, तो पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, सीबीआई के ऊपर एक कंट्रोल अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हमेशा पीएम के पास होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, कोई ऐसी पॉलिसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो पीएमओ अपने अंडर ले सकता है अगर पीएमओ को लगता है। जैसे आपको एक चीज कोई समझा देता हूं, आपको आई होप पता होगा गति शक्ति। गति शक्ति होता है कि भाई इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बने पर टाइम पे बने। ये नहीं कि फ्लाईओवर बन रहा है, बन ही रहा है, बन रहा है, नहीं, टाइम पे बने। गति शक्ति मतलब पावर ऑफ स्पीड, तो वो पीएमओ अपने अंडर ले लेता है। फाइनली कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब आप लोग ये समझ में लग गया आपको कि 81 लोग मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इन 81 लोगों की कैटेगराइजेशन क्या होती है? तो सबसे फर्स्ट तो होते हैं पीएम खुद। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है, ये होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे पावरफुल लोग, सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स काउंसिल के जो होते हैं वो होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें कौन कौन होता है? इसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को चलाने वाले लोग हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को चलाने वाले लोग हैं, इनको बोलते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो थोड़ी लिटिल लेस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को चलाने वाले लोग हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं एमओएस इंडिपेंडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस। दिखाऊं आपको? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद आएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो अब तक आपने क्या समझा? अब तक आपने ये समझा कि सबसे ऊपर पीएम, पीएम से एक लेवल नीचे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को करते हैं लीड। उसके नीचे एमओएस इंडिपेंडेंट, ये थोड़ी सी जो कम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं उसको करते हैं लीड। और इससे नीचे कौन होता है? एमओएस। ये एमओएस इंडिपेंडेंट है, ये अकेला एमओएस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। एमओएस क्या करता है? ये ना इसका वाइस होता है। तो हर बड़ी मिनिस्ट्री में यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, एमओएस फाइनेंस, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर डिफेंस, एमओएस डिफेंस, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर होम, एमओएस होम। तो बड़ी मिनिस्ट्रीज को हमेशा दो लेवल के लोग संभालते हैं, ये और ये। और जो थोड़ी ठीक छोटी मिनिस्ट्रीज होती है उसको अकेला ये बंदा संभाल लेता है। आप समझे एमओएस इंडिपेंडेंट और एमओएस के बीच का फर्क क्या होता है? और सबसे नीचे होते हैं डेप्यूटी। ये ना बस नाम के मिनिस्टर्स होते हैं। इसको आप चाहे यहां लगा दो, इसके नीचे, इनके नीचे, इनके नीचे, कहीं भी लगा दो। डेप्यूटी को सिर्फ एक, मतलब किसी बंदे को आपने बस मिनिस्टर बनाना तो डेप्यूटी बना दो, नहीं तो ये 4 लेयर्स ही इंपॉर्टेंट होती है, 1 2 3 4। ठीक है। राजनाथ सिंह, जब इंडिया में यूपीए की सरकार टूटी थी और एनडीए की सरकार पहली बार बनी थी 2014 में, तब राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे। पहले उनको मिली थी होम, तब डिफेंस मिनिस्टर किसको मिली थी? निर्मला सीतारमण। तो फिर अगर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर नहीं थे तो खुद क्या थे? होम मिनिस्टर थे वो। 2019 में राजनाथ सिंह से होम मिनिस्ट्री लेकर डिफेंस दे दी गई और अमित शाह को बुलाया गया कि अब आप आओ होम में, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी चीजें रखी हुई थी करवाने को। अगर हम देखें एनडीए 1 में किस मिनिस्ट्री के अंदर सबसे बड़े स्टेप लिए गए, सोचो। 14 से 19 आपको आंसर मिलेगा। फाइनेंस, जीएसटी, नोटबंदी। और अरुण जेटली ने बहुत अच्छा लीड किया। अरुण जेटली बहुत फेमस थे अपने फाइनेंशियल स्किल्स के लिए। पर अगर हम देखिए 19 से 24 सबसे बड़े स्टेप्स लिए गए, वो थे होम। तो मे बी 24 से 29 में मे बी कोई और मिनिस्ट्री, मे बी कोई और सेक्टर को बहुत बड़े बड़े काम दिए जाए।
हो सकता है रेलवेज में गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया कह रहा है कि भाई अगर बुलेट ट्रेन वगैरह बनानी है, चलो एक तो जापान के सिस्टम से बन रही है, पर हम भी तो 160 170 की स्पीड पे पहुंच ही गए, 250 पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा तो रह गया, खुद ही कर लेते हैं। और सही बात है, जो फैक्ट्री आपके लिए वंदे भारत ट्रेन बना रही है, वंदे भारत की स्पीड मैक्सिमम अगर चाहो तो 160-70 जाती है। देखो, प्रॉब्लम ट्रेन की नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रैक की। ट्रेन तो चल पाएगी, ट्रेन के इंजन को पावर दो वो चल जाएगी। अगर वो फैक्ट्री जो वंदे भारत ट्रेन बना रही है वो 160 170 180 अचीव कर रही है, तो थोड़ा सा और मेहनत करके वो 250 भी चली जाएगी। आप ऑफिशियली बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में आ गए। अब बड़ी बार सुनते होगे जापान में ट्रेन 400 की स्पीड पे चलती है, चाइना में 500 की। देखो वो मैक्स स्पीड होती है, उतने पे कोई नहीं चलाता। ऐसे तो इंडिया में मारुति 800 पे 160 भी लिखा होता था। आप समझ रहे हो होता क्या है, गाड़ी के इंजन के रोटेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पूरा इंजन वाइब्रेट करने लग जाता है। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड होती है ना, जहाँ उसका 60% 60% निकल के आए, वो अचीवेबल मैक्सिमम होता है। बाइक्स में भी आप देखते हो कि 200 भी डाल देते हैं, पर जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स 110 के बाद इतनी वाइब्रेट करती है कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। ऐसी वो ट्रेन है कि 500 तक जा सकती है, पर चलाता थोड़ा ना उसको कि 500। अगर हम 200-210 पे ट्रेन को अचीव कर पाए स्पीड को, आपको पता है हम ऑफिशियली यूएसए को बीट करने के, उनके पास 200-210 पे चलने वाली स्पीड की ट्रेन है ही नहीं, हमारे पास होंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो अगर अगले टर्म में रेलवे बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है ना रेलवे मिनिस्टर। मैंने एक चीज़ 5 बार बोली, पर अब तक उसका आंसर नहीं बताया। वंदे भारत ट्रेन कौन बनाता है? आईसीएफ चेन्नई। इंडिया में 3 रेल कोच फैक्ट्री हैं, कपूरथला, रायबरेली, चेन्नई। आरसीएफ कपूरथला, आरसीएफ रायबरेली, आईसीएफ चेन्नई। तो सारी मॉडर्न ट्रेन जो है, खासकर वंदे भारत, वो आईसीएफ चेन्नई में बनती है, ठीक है। ठीक है, तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह जो 2019 में मिनिस्टर बनते हैं, पहले भी हों इस बार भी हों, पर साथ में कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। ये बहुत ही नई मिनिस्ट्री इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। क्या करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संभालती है। कोई एग्जांपल दो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? अमूल, वेरका। आपने वो देखा है किसानों की फर्टिलाइजर की बोरियों पे क्या लिखा होता है? इफ्को, बहुत बड़ा फर्टिलाइजर। तो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सबसे अच्छी चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना कोई ओनर है ना कोई वर्कर है, सभी ओनर है। तो अमूल किसकी कंपनी है? लाखों दूध के किसानों की। इससे अच्छी चीज क्या होगी? कोई एक इंसान मालिक थोड़ा ना अमूल का। हाँ, सीईओ हो सकता है, पर सीईओ से आप मालिक थोड़ा ना बन गए। आप तो डिसीजन लेते हो, सारा पैसा आपकी जेब में नहीं आएगा। तो इंडिया के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत अच्छी हैं, बैंकों में है, किसानी में है, फिशरीज में है, ज़्यादातर रूरल एरियाज में ज़्यादा अच्छे से काम करती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नितिन गडकरी के बारे में एक चीज़ कहा जा सकती है कि पिछले 10 साल में जो ये मिनिस्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा दिखी है, वो थी रोड ट्रांसपोर्ट। अगर पिछले 10 साल में एनडीए गवर्नमेंट्स को किसी चीज़ का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है, तो वो इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि पहले हमें नहीं पता था सड़कें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिस तरह से ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को जिस लेवल पे लेके गए, शायद इंडिया में कोई ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। इन्होंने बदला क्या? इन्होंने पता बड़े बेसिक चेंजेस किए। इन्होंने हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान निकाला, मोनेटाइजेशन प्लान। आप समझो ये लोग करते क्या है? मोनेटाइज होता है किसी चीज से पैसा कमाना। ये बड़ी तरह की सड़क बनाते हैं। एक सड़क ऐसी बना देंगे कि सरकार ने सड़क बना दी, अब सरकार कह रही है अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ये सड़क लीज पे चाहिए तो इतने पैसे देके हमसे लीज पे ले लो। प्राइवेट कंपनी बोलेगी हम क्या करेंगे सड़क का? सरकार बोलेगी अगले 5 साल तुम चलाओ, टोल वसूलो, सड़क के आसपास क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाओ, पैसा कमाओ। कंपनी बोलेगी ठीक है, तो फायदे वाला लग रहा है। कंपनी बोलेगी कितने पैसे चाहिए तुम्हें 5 साल की लीज पे? सरकार बोलेगी 3000 करोड़ रुपए दे दो। कंपनी अपनी कैलकुलेशन करेगी कि हाँ 3000 करोड़ अगर इनको दे दें हम कितना कमाएंगे, चलो हम 4000 करोड़ कमा लेंगे। कंपनी बोलेगी लो पैसा, इस 3000 करोड़ से आप एक और सड़क बना दो।
उसको बना के मोनेटाइज कर दो। ये सेम चीज एयरपोर्ट्स में भी की जाती है, सी पोर्ट्स में भी की जाती है। और क्या प्लान होता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का? अगला प्लान होता है आप सड़क बनाओ, सारा पैसा आपका, उसके बाद 10 साल के लिए आपको इस सड़क का टोल कलेक्ट करने की राइट्स दे दिए जाएंगे, पर 10 साल तक इस सड़क की मेंटेनेंस भी आप ही ने देखनी है। सोचो इंडिया जैसी कंट्री जहां रोज हजारों व्हीकल्स बिकते हैं, वो व्हीकल्स कहाँ चलने? सड़क पे चलने। लोगों ने सड़कें यूज करनी है, टोल देना ही देना है। कौन सी कंपनी मना कर देगी कि हम सड़क नहीं बनाते? सबको दिख रहा है कि भाई फायदा तो है, 24-24 घंटा टोल चलते, पूरी कैपेसिटी पे चलते। तो इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ। नहीं तो पहले आपको मैं क्या बताऊं, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज होती थी ना, डेट में ही रहती थी, कर्जे में रहती थी। इन्होंने इस चीज को बदला और एक बहुत ही अच्छा चेंज लेकर आए। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो इंडियंस खुद देख के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये क्या ही बन गया। जैसे कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कभी दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे यूज करो, अभी वो पूरा नहीं बना है, कुछ कुछ पार्ट बन गया है, तो आपको सच में लगेगा कि भाई ये कुछ बहुत ही अलग चीज़ है। ऐसी सड़क कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी। अभी तक मैंने दिल्ली मुंबई यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया है ट्रांस हरियाणा, है ना, हरियाणा को क्रॉस करने के लिए आता है, उसका नाम है शायद 152D, ऐसा कुछ नाम है। वो एक ऐसी सड़क है ना जो पूरा हरियाणा पार करने में सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे लेती है। पर वो एक ऐसी सड़क है जो आपको फील भी नहीं होने देगी कि भाई आप 140 से 150 की स्पीड पे हो। तो ये जो क्वालिटी है ना, वो सीधे इनके नाम से जुड़ती है। ये नागपुर से आते हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और बहुत ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। इस बार तो ऐसा भी शुरू हो गया था बोलना कि शायद ये नरेंद्र मोदी को उनकी जगह भी पीएम बन सकते हैं, पर चलो वो चीज़ नहीं, पर बहुत ही परफॉर्मिंग है। जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा को दी गई है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए। अगर आप लोग बता सको इंडिया किस कंट्री से सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर मंगवाता है, आपको एक हिंट देता हूँ। फर्टिलाइजर बनाने में रॉ मटेरियल होता है नेचुरल गैस, रशिया, क्योंकि रशिया के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है नेचुरल गैस के। तो रशिया से हम कच्चा तेल सिर्फ वही नहीं मंगवा रहे, फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं। शिवराज सिंह चौहान, आई होप आप लोग समझ गए, इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, किसान भरोसा नहीं करता सरकार पे। सरकार ने प्रॉमिस किया था कि किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, अभी वो 1 पॉइंट कुछ पे भी नहीं पहुंचे। तो इस चीज़ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन पे, और साथ में इनको रूरल डेवलपमेंट भी दे दिया, जुड़े हुए सेक्टर्स। निर्मला सीतारमन, इंडिया के पहले फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर की तरह शुरू किया था। ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे राजनाथ सिंह से पहले। जब ये डिफेंस में थे तो फाइनेंस में कौन था? अरुण जेटली। हेल्थ रीजंस की वजह से अरुण जेटली की डेथ हो जाती है। निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई और इनका वापस से फाइनेंस मिनिस्टर बनने से शेयर मार्केट खुश है, मतलब शेयर मार्केट इन पे भरोसा करती है, इनकी पॉलिसीज पे अच्छा भरोसा करती है। एस जयशंकर, जब 2019 में एक नॉन पॉलिटिशियन इंसान को इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी गई तो सबको शक था कि कितना प्रेशर सह पाएंगे। 2019 वो टाइम था जब चाइना, अमेरिका दोनों इंडिया को बस पुश करना चाहते थे। आपको पता होना चाहिए ये इंसान एक मिनिस्टर नहीं था, एक सिंपल आईएफएस ऑफिसर था। ये इंसान का लाइफ में सबसे बड़ा गोल क्या था कि मैं इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी बन जाऊं, आईएफएस में सबसे ऊपर। उसके बाद इस इंसान को रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है और बना दिया जाता है इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अगर नितिन गडकरी के बाद किसी का काम सबसे ज़्यादा दिखता है तो वो ये है। सोचो अभी इनका काम जो है वो जो है बस आपको सुनने को और देखने को मिलता है। क्या बोलते हैं उन चीज़ों को जिनको हम छू सके, देख सके, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें छू नहीं सकते, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो इनटेंजिबल में इनका काम सबसे ज़्यादा दिखता है। कैसे दिखता है? आप देखो G20 जैसा इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना, इंडिया को जियो पॉलिटिक्स में एक अच्छा नाम देना, रशिया यूक्रेन की वॉर में एक स्टे लगवाना ताकि इंडियन स्टूडेंट्स निकल सके, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ें नहीं थी। इनसे पहले सुषमा स्वराज ने भी काफ़ी अच्छा रोल निभाया, इन्होंने भी। मनोहर लाल खट्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। जब इनको हरियाणा की पॉलिटिक्स में लेकर आए थे ना, तो सबका कहना था कि ये सीएम नहीं बनने चाहिए,
क्योंकि ये बड़ा नाम नहीं थे। पर बीजेपी की ना एक आदत है, बीजेपी जानबूझ के ना एक बहुत ही नए इंसान को पावर दे देती है ये दिखाने के लिए कि इंसान बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है। इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। बहुत सारे नाम है, यूपी है एग्जाम्पल, अभी एमपी का एग्जाम्पल है। इनके बाद हरियाणा में कौन आया? नायब सिंह सैन। कौन है वो? किसी को पता ही नहीं अच्छे से। ऐसा नहीं है बीजेपी के पास बड़े नाम नहीं थे, पर ये उनका अलग सा ही तरीका है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी। गुजरात में विजय रूपानी, भूपेंद्र भाई पटेल। बीजेपी ऐसा बार बार करती है, एक ऐसा नाम चुन के लेकर आती है जिससे वो ये दिखा सके। वो ऐसा नहीं किसी को नीचा नहीं दिखा रहे या बेइज्जती नहीं कर रहे, और मैं बीजेपी की तारीफ भी नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ ये उनका अलग स्टाइल है, जिससे होता क्या है, एक नेता को ये नहीं लगता कि मैं सबसे बड़ा। अब आप लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो नहीं तो मैं आपको राजस्थान की वसुंधरा राजे वाली कॉन्ट्रोवर्सी समझाता। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रोवर्सी है कि आधा राजस्थान इधर हो गया था, आधा राजस्थान उधर हो गया था। ठीक है ठीक है, आगे चलते। क्या इस पेज में जितने भी नाम है उसमें आपको कोई डाउट है? इनको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। पहले था हरदीप सिंह पुरी के पास, पर वो कैबिनेट से काउंसिल से बाहर नहीं आएंगे आगे। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर वो कौन सा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इंडिया में चलाया जाता है? पंचायत के सीजन 3 पे उस पर पूरा एपिसोड है, आवास योजना। आवास योजना बहुत बड़ी चीज होती है, आवास योजना, किसी को घर बना के देना। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान पहले रह चुके इंडिया के ऑयल नेचुरल गैस मिनिस्टर, अब हैं एजुकेशन मिनिस्टर। जीतनराम मांझी एमएसएमई। बहुत सारे लोगों को ना एमएसएमई समझ ही नहीं लगता। एमएसएमई से तो इजी कुछ भी नहीं है समझना। जो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है वो एमएसएमई है। आपको जो इंडस्ट्रियल एरियाज में कंपनीज दिखती है वो एमएसएमई, जो छोटे छोटे गोडाउन दिखते हैं वो एमएसएमई। तो जो कंपनी एक बहुत बड़े स्केल वाली कंपनी नहीं है वो एमएसएमई। तो हमको क्यों बनाना पड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई? छोटी कंपनीज को लोन ज़्यादा अच्छे से देने चाहिए, ब्याज कम चार्ज करना चाहिए, रिलैक्सेशन देनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, तभी तो वो बड़े बनेंगे आगे जाके। इस वजह से हमने बनाया एमएसएमई। राजीव रंजन जी को दी गई है पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देखो कहने को फिशरीज कितनी चीज़ है। आपको पता है दुनिया में मछली उत्पादन में इंडिया का रैंक क्या है? या सेकंड या थर्ड। इतना बड़ा सेक्टर है हमारा, पर हमारी कैबिनेट उससे भी इतनी भयंकर बड़ी है कि फिशरीज के लिए तो कोई लड़ाई नहीं होती कि मैं लूंगा, क्योंकि सबको पता है उससे बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज अवेलेबल है। सर्बानंद सोनोवाल कौन सी स्टेट से आते हैं? सीएम कहाँ के रह चुके हैं? असम के। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, वो कौन सी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया का जो हमारे पोर्ट सेक्टर को पूरा बदल देना चाहता है। सुना आपने? भारतमाला, सागरमाला, ये बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सड़कों के लिए, एक पूरे पोर्ट्स के लिए। हमारे पास आज भी एक बहुत बड़ा डीप सी पोर्ट नहीं था, रिसेंटली केरला में बनाया है, पर अभी उससे भी बड़े अंडमान में आने हैं, महाराष्ट्र में आने हैं। पोर्ट्स में भी बहुत काम करना है इंडिया ने। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। सिविल एविएशन पहले किसके पास था? ज्योति आदित्य सिंधिया। अब किसको मिला है? केआर नायडू जी को। आपको पता है दुनिया में एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की दो ही बड़ी कंपनी है, एयरबस और बोइंग। ये है यूरोप की, ये है यूएसए की। इन दोनों के पास इस टाइम पे जो सबसे बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है दोनों इंडियन कंपनीज का है, टाटा और इंडिगो। आज तक दुनिया में सबसे बड़े ऑर्डर जो प्लेन की इंडस्ट्री में दिए गए दोनों इंडिया ने दिए हैं, एक टाटा के एयर इंडिया ने, एक इंडिगो ने। इन्होंने कलेक्टिवली कितने प्लेन ऑर्डर किए हुए हैं? तो इंडियन कंपनीज का जो इस टाइम पे ऑर्डर लगा हुआ है न्यू प्लेन्स का, वो है 1250। एक प्लेन की कॉस्ट पता है कितनी होती है? एक प्लेन की, छोड़ो आपको प्लेन की नहीं बताता, एक प्लेन के इंजन की कॉस्ट पता है कितनी होती है? 135 करोड़ से स्टार्ट होता है एक प्लेन का एक इंजन। तो 2 इंजन वाला प्लेन भी होता है, 4 इंजन वाला भी होता है। रोल्स रॉयस जैसी कंपनी बनाती है, जी जैसी कंपनी बनाती है। तो आप सोचो क्या कॉस्ट होगी इस डील की।
पूरी दुनिया के सिविल एविएशन को ये 2 कंपनियों की डील हिला देगी बस। बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे लिए सिविल एविएशन सेक्टर। प्रहलाद जोशी पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आज न्यू एंड रिन्यूएबल में एनडीए का टारगेट, बीजेपी का टारगेट क्या है? इंडिया को फ्यूचर में क्या बहुत बड़ी चीज देना? ग्रीन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन गैस जो बनाई गई है सोलर से, विंड से या हाइड्रो से। पता है ना आपको ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? पानी लो, उसका कर दो इलेक्ट्रोलिसिस, बन गई आपकी हाइड्रोजन गैस, उसको यूज करो इंजन में, बहुत अच्छा फ्यूल है। पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी लेकर आए हो ये आनी चाहिए रिन्यूएबल से, सोलर, विंड, हाइड्रो। ये इलेक्ट्रिसिटी और कहीं से नहीं ला सकते, तब बनती है ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली मंगवा के हाइड्रोजन बना ली तो कौन सी हाइड्रोजन बनेगी? पिंक हाइड्रोजन। अगर आपने नेचुरल गैस यूज किया, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। आप समझ रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्वाल ओनम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। वो कौन सी बहुत बड़ी स्कीम है जिसके थ्रू हम टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हब बनना चाहते हैं? शायद आपने सुना होगा, पीएम मित्रा। देखो टेक्सटाइल में कौन इस टाइम पे सबसे अच्छा है? 2 कंट्रीज, चाइना और बांग्लादेश। चलो चाइना अलग है, बांग्लादेश के टेक्सटाइल का इतना सारा कॉटन तो हमारे यहाँ से जा रहा है। हमारा कॉटन यूज कर करके वो बड़े बन गए, हम पीछे रह गए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। तो आपको पीएम मित्रा पार्क्स, एक एक पार्क में हज़ारों लाखों लोगों को जॉब दी जा सके, ऐसा बनेगा। बहुत ही परफॉर्मिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी। चाहे अगर आप देखो इनका नाम लिस्ट में थोड़ा नीचे है क्योंकि वो पोर्टफोलियोज ऐसे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट काम संभालते हैं। रेलवे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। तो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन उनके पास, रेलवे अपग्रेडेशन उनके पास। आपको बताओगा रेलवे में इंडिया एक चीज करने की कोशिश कर रहा है, हम पूरे रेलवे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। मतलब ट्रेन के ऊपर एक वो ओवरहेड वायर जाती है, उस वायर से ट्रेन एक पैंटोग्राफ से कनेक्टेड होती है। अगर ट्रेन ऐसे कनेक्ट हो गई तो ट्रेन को डीजल की जरूरत नहीं है। कौन सी पहली स्टेट बनी थी इंडिया ने जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करके दिखाई थी? हरियाणा। तो ये चीज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया के सामने। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज इंडिया में बन रहा है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे टनल इंडिया में बन रहा है, डबल डेकर ट्रेन इंडिया में बन रही। तो रेलवे तो बहुत बड़ा सेक्टर है, आगे भी बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है। ज्योति आदित्य सिंधिया पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, अब इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। भूपेंद्र यादव पहले भी मिनिस्टर रह चुके, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा इंडिया ने क्या टारगेट दिया दुनिया को? 2075। 75 है क्या 70 है? 2070, 70 ही है। क्या है 2070 तक इंडिया ने करना? नेट जीरो कार्बन एमिशन। आज हम शायद इतना CO2 रिलीज करते होंगे एज अ कंट्री, हमारे जंगल वापस से इतना एब्जॉर्ब कर लेते होंगे, ये सारा गया एटमॉस्फेयर में। 2070 तक हम जितना CO2 रिलीज कर रहे होंगे जंगलों को सारा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया बनेगा नेट जीरो। ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। आपकी एक एक गाड़ी पे 2-2 पेड़ लगाने पड़ेंगे। बस आप ये सोच लो कितना बड़ा काम है। और ये ऐसे टाइम में करना पड़ेगा जब कंट्री डेवलप हुई नहीं है, अभी डेवलपिंग फेज में ही है। पर ये बहुत बड़ा टारगेट, नहीं करेंगे तो फिर देखो एनवायरनमेंट में ना कुछ चेंजेस होते हैं परमानेंट, कुछ होते हैं नॉन परमानेंट। अगर एक बार एंटार्क्टिका पिघल गया ना, फिर आप जो कर लो वो वापस से नहीं जमेगा। तो तब तक आपने संभाल लिया तो संभाल लिया, नहीं तो चीजें पता नहीं कहां पहुंच जाएंगी। गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको पहली बार इंडिया में जो मिनिस्ट्री दी गई थी वो बहुत ही न्यू मिनिस्ट्री थी। पहले वो डिपार्टमेंट होता था जल शक्ति। अब अगर आप मई जून के महीने में जल शक्ति की इंपॉर्टेंस नहीं समझोगे तो और कब समझोगे? अभी मॉनसून आया नहीं है सेंट्रल और नॉर्थ में, और रेजर्वॉयर्स जहां पानी इकट्ठा है वो अपनी 20% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। जितना पानी आ सकता है उसका सिर्फ 20%। जब रेजर्वॉयर में पानी नहीं होगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। आजकल दिल्ली में कितनी प्रॉब्लम है,
पीने का पानी नहीं मिलेगा, किसान को पानी नहीं मिलेगा। पर जब रेजर्वायर्स में पानी कम हो तो एक और बहुत बड़ी दिक्कत होती है जिसको इग्नोर किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। डैम बिजली कैसे बनाएगा बिना पानी के? तो पहले इनको जल शक्ति दिया गया था, इस टाइम पे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले कौन थे? स्मृति ईरानी। इस बार दिया गया है अन्नपूर्णा देवी जी को। किरण रिजिजू इंडिया में लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। तो मिनिस्ट्री मिलते ही सबसे पहले इनका काम शुरू हो गया। क्यों? सबसे पहले इनका काम इसलिए शुरू हो गया क्योंकि पहला पार्लियामेंट का सेशन, जिसको बोलते हैं मॉनसून सेशन, जल्दी शुरू हो जाएगा। क्या डेट अनाउंस की गई उसकी? शायद 27 से शुरू है, जितना मुझे याद आ रहा है, इन्होंने अनाउंस किया था। आप चेक कर सकते हो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही डिसाइड करता है। आपको पता है पार्लियामेंट के वैसे तो लिखे नहीं होते कहाँ कितने सेशन होंगे, पर बेसिकली 3 ही होते हैं। कौन कौन से 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के? मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन। मैं आपको अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी मॉनसून आएगा, फिर विंटर आएगा, फिर बजट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। माइनॉरिटी अफेयर्स क्या होता है? देखो हमारी कंट्री में ना माइनॉरिटी वर्ड का मतलब ही खराब हो गया। मैं किसी को बोल दूं ना कि तू माइनॉरिटी, उसको लगेगा मैंने कुछ बुरा बोल दिया। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो मैथमेटिक्स की टर्म है। एक क्लास में 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां, तो लड़के माइनॉरिटी, लड़कियां मेजॉरिटी। दूसरी क्लास में 10 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, तो लड़कियां माइनॉरिटी, लड़के मेजॉरिटी। देखो कितना बुरा लग रहा है सुनने में, लड़कियां माइनॉरिटी। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। यहाँ आप लोगों को कुछ सब ठीक लग रहा था, पर यहाँ आते ही चीज़ें खराब लगनी शुरू होगी। अभी तो मैंने धर्म का नाम भी नहीं लिया। असली प्रॉब्लम तो धर्मों में आ जाती है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी तो सिर्फ टर्म्स हैं। इंडिया में अगर रिलीजन वाइज देखें तो 80% से थोड़ा कम पॉपुलेशन हिंदूज की है। तो 100% में से जो 70 कुछ परसेंट में पहुंच गया वो मेजॉरिटी, बाकी सारे धर्म माइनॉरिटीज। पर ये कुछ गलत थोड़ी ना बोले, मैं तो सिर्फ नंबर की बात कर रहा। अब इसमें इंडियन मीडिया को दोष दो, जो करो, माइनॉरिटी एक वर्ड ही गलत बन गया। पर हमारे यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है। कोई एक काम बताओ क्या करती होगी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री? हर साल बहुत सारे ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म से हैं उनको हज पे जाना होता है। हज पे जाना आसान नहीं है, पैसे लगते हैं। सऊदी अरेबिया पहुंचना होता है, मक्का मदीना जाना होता है। पहले तो सऊदी अरेबिया वीज़ा देगा कि नहीं देना वो देखना होता है, हज का कोटा होता है। ये सब माइनॉरिटी अफेयर्स करती है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया का हज का कोटा बहुत बढ़ा दिया, पहले कम होता था। हरदीप सिंह पुरी काफ़ी परफॉर्मिंग मिनिस्टर है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको वो मिनिस्ट्री दी गई है जो इंडिया चाहेगा अगले 10 साल में ख़त्म हो जाए। पर आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर हमारी कच्चे तेल की ज़रूरत इतनी है तो हम इतना मंगवाते हैं। एक्स्ट्रा कच्चे तेल का क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल बना के बेच देते। पिछले साल यूएसए की वन ऑफ द लार्जेस्ट डीजल की परचेज इंडिया से थी। यूरोप में पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा इंडिया बेचता है। तो ठीक है, इस इंडस्ट्री से कमाई बहुत होती है, पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हाँ ये चीज़ है, आज हम पेट्रोल डीजल पे डिपेंडेंट हैं। फ्यूचर में हम जाना चाहते हैं ईवी पे। बीच के रास्ते में क्या यूज़ कर सकते हैं? नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस का पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो इसी महीने दुनिया की पहली नेचुरल गैस सीएनजी से चलने वाली बाइक लॉन्च कर रहा है बजाज। आप देखोगे फ्यूचर में गैस से ट्रक्स तक भी चलाए जाएंगे, ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी, जो कि फ़ायदेमंद होगा। डीजल कोल पेट्रोल से तो अच्छा ही है। मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर थे, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स दिया गया। जी किशन रेड्डी जी कोल एंड माइंस। चिराग पासवान अलायंस के लीडर हैं। ये मिनिस्ट्री तो लगता ही ऐसे है कि अलायंस पार्टनर्स के लिए रखी गई है। कुछ साल पहले जब एनडीए में बीजेपी के साथ अकाली दल होता था तो हरसिमरत कौर बादल के पास ये वाली मिनिस्ट्री होती थी। जल शक्ति ये बहुत ही न्यू मिनिस्ट्री है। आई होप आप इसका महत्व समझे हो। इस साल इंडिया में एक्सपेक्टेड है मानसून अच्छा पड़ जाए। अगर पड़ जाए तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पिछले साल अच्छा नहीं था, पिछले साल ला नीना ने खराब किया। इस बार नहीं, सॉरी, पिछले साल एल नीनो ने खराब किया। इस साल ला नीना की वजह से थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, पर अगर इस साल भी स्ट्रांग नहीं हुआ तो सोचना तो पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
जल शक्ति मिनिस्ट्री का काम बहुत वाइड है। ठीक है, फाइनली शुरू करते हैं एमओएस इंडिपेंडेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या फर्क होता है कैबिनेट में और एमओएस इंडिपेंडेंट में, तो आप बोलोगे एमओएस इंडिपेंडेंट अपनी मिनिस्ट्री खुद संभालता है, पर वो मिनिस्ट्री ज़्यादातर थोड़ी कैबिनेट के मुकाबले छोटी मिनिस्ट्री होती है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, आप लोग एक हर साल डॉक्यूमेंट आता है एक ऑफिस के द्वारा, ऑफिस का नाम होता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो इन्हीं के अंदर काम करता है। प्लानिंग मिनिस्ट्री, हाँ जितेंद्र सिंह बहुत फेमस मिनिस्टर इंडिया के, साइंस टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेज। ये मिनिस्ट्री कैसे बनी थी अर्थ साइंसेज? बहुत सारे डिपार्टमेंट लिए, कोई ज़मीन का डिपार्टमेंट लिया, कोई आसमान का लिया, कोई पानी के लिया, जोड़ के बना दी ये वाली मिनिस्ट्री अर्थ साइंसेज। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल, लॉ एंड जस्टिस। एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऊपर क्यों नहीं है, इतना नीचे क्यों आ गई? क्योंकि लॉ सरकार का होना ही नहीं चाहिए, वो जुडिशरी का होना चाहिए। तो फिर इनका काम क्या है? लॉ बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है पार्लियामेंट में, और गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में बिल पेश किए जाते हैं। उन बिल्स को परफेक्ट बनाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाने के लिए बिल सरकार के अलावा कोई पेश करे तो उसको कौन सा बिल बोलते हैं? प्राइवेट बिल। ऑपोजिशन वाले भी कर सकते हैं, कोई इंडिपेंडेंट भी कह सकता है ये बिल बना दो, इस पे डिस्कशन कर लो। आपको पता ना इंडिया में कानून कैसे बनता है? इंडिया में कानून सिर्फ एक जगह से बन सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। जब तक कानून पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नहीं आया तब तक उसको क्या बुलाते हैं? ड्राफ्ट। जब वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आ गया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आमने सामने चल रहा है तो बोलते हैं बिल, और जब यहां से पास हो गया तो बोलते हैं एक्ट या लॉ। तो ये सब कुछ देखना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेपी गणपत राव, इनको क्या दिया गया? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी। आपको पता है इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये सबसे ज़्यादा फेमस कब थी? कोविड के टाइम, क्योंकि जहां दूसरी दवाइयों को, दूसरी कंट्रीज को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, इंडिया पास एक बहुत बड़ा सोल्यूशन था कि अपनी इम्यूनिटी पे काम कर लो। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। पहले ये स्पाइसेस बाहर जाते थे टेस्ट की वजह से, कोविड के बाद ये बाहर जाने शुरू हो गए हेल्थ की वजह से। हम बहुत स्पाइस एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। ठीक है, अब फाइनली कैबिनेट हो गए, एमओएस इंडिपेंडेंट हो गए। अब आएंगे एमओएस। अब ना यहां पर आपको चेहरे पहचानने थोड़े मुश्किल होने लग जाएंगे। अब बड़े कम कम चेहरे आपको पहचान में आएंगे। अच्छा एक बात था, अर्जुन राम मेघवाल यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पर ये एमओएस इंडिपेंडेंट है, यहां ये एमओएस है। किसके अंडर काम करेंगे? किसके अंडर काम करेंगे? किरण रिजिजू के अंदर। एमओएस हमेशा एक कैबिनेट के नीचे होता है। किसके अंदर काम करेंगे? जेपी नड्डा। किसके अंदर काम करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अश्वनी वैष्णव। किसके अंदर काम करेंगे? निर्मला। आप लॉजिक समझे, ये सेकंड इन कमांड होता है। मान लो इंडिया में एक बहुत बड़ा इवेंट होना है किसी कॉलेज में, उस इवेंट में फाइनेंस मिनिस्टर को इनवाइट किया था और उन्होंने बोला मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ पाए, तो वो किसको भेजेंगे? इनको, कि आप जाओ। ये सेकंड इन कमांड है। जैसे आर्मी एयरफोर्स नेवी में होता है ना वाइस चीफ, या वाइस चीफ होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स के। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये देखो ये पीएम ऑफिस के सेकंड इन कमांड है आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री होती है पर्सनल पब्लिक एफेयर्स, उसके एमओएस होते हैं उस मिनिस्ट्री में सेकंड इन कमांड। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के भी एमओएस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के भी। जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं थे, या फिर शायद लैंड हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है, बाहर थे कहीं। उस टाइम पे इसरो के ऑफिस में ये बैठे थे एज सेकंड इन कमांड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आई होप आप इस बात को समझो। जयंत चौधरी, आई होप आप लोग जानते हो चौधरी चरण सिंह जी को। इस साल तो जानना और भी जरूरी है। क्यों? भारत रत्न मिला उन्हें। उनके बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया में फार्मर्स डे होता है। कहा जाता है किसानों के लिए बहुत काम करते थे। उनकी फैमिली से, उनके पोते हैं, शायद उनके पोते ही हैं, अलायंस पार्टनर है एजुकेशन मिनिस्ट्री में। क्या बने? एमओएस।
तो इनके सीनियर भी है। कौन है इनका सीनियर? धर्मेंद्र प्रधान। जितिन प्रसाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्रीपाद यसो नायक ये भी अलायंस पार्टनर है, पावर न्यू रिन्यूएबल, पंकज चौधरी फाइनेंस, कृष्ण पाल कॉर्पोरेशन, रामदास अठावले सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। तो इन सब के ऊपर एक एक कैबिनेट आपको देखने को मिलेगा। नित्यानंद राय होम अफेयर्स, रामनाथ ठाकुर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, अनुप्रिया सिंह पटेल हेल्थ फैमिली केमिकल फर्टिलाइजर, वी सोमाना जल शक्ति रेलवे, चंद्रशेखर पेमासी रूरल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, एसपी सिंह फिशरीज। आप आई होप आप समझ पाए यहाँ पर सारे। कितनी इंटरेस्टिंग होती है पॉलिटिक्स। रवनीत सिंह बिट्टू अपनी सीट हार गए थे, फिर भी कैबिनेट में जगह मिली। इसके दो कारण हैं। एक, आप अपनी डाइवर्सिटी कैसे दिखाओगे अगर आपके पास एक सिख मिनिस्टर नहीं है? कुछ फीमेल्स होनी चाहिए, कुछ सिख होने चाहिए, कुछ अलग अलग धर्मों से होने चाहिए, डाइवर्सिटी दिखानी ना। दूसरा, हारने के बाद भी सीट देने से बीजेपी दिखाना चाहती है पंजाब को कि हम केयर करते हैं, हम सोचते हैं तुम्हारे बारे में। ऐसे एक केरला से भी बंदा आया है, उसको भी मिनिस्टर बनाया गया। ये तरीका होता है दिखाने का। जहां आप नहीं जीत रहे हो वहां के लोगों को तो ज्यादा ध्यान दो। ऐसा करोगे तब जाके मे बी आगे जाके फ्यूचर में जो इलेक्शन लड़ोगे उसमें फायदा होगा। रवनीत सिंह बिट्टू क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और रेलवे इंडस्ट्रीज के, रेलवे मिनिस्ट्री के MOS, मतलब इनके ऊपर एक कैबिनेट होगा, ये उसके नीचे काम करेंगे। अब ऐसे नाम शुरू हो गए जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, अगर कोई भी चीज आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछो। कुमारस्वामी का नाम कहां पर आया था? हमने मिस कर दिया। HD कुमारस्वामी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। इनके फादर HD देवगौड़ा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और इनके भाई का बेटा प्रज्वल रेवन्ना हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP था, इस बार इलेक्शन हार गया और एक बहुत बड़े सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ है। प्रज्वल रेवन्ना का दादा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसका अंकल कर्नाटका का CM और अब इंडिया का यूनियन मिनिस्टर है, और उसके ऊपर SIT बैठी हुई है। वो एक फिल्म आई थी कैरी ऑन जट्टा, उसमें एक वर्ड होता है गंदी औलाद, सुना आपने? वो ऐसी चीजों को देख के बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप इससे कैबिनेट आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीक के लिए कोई और टॉपिक चुन के लाऊंगा, जो भी उस वीक में इंपॉर्टेंट हो रहा होगा वो डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, हाँ। अच्छा, मैं आपको बताना ही भूल गया, सॉरी। इलेक्शन हारने के बाद कोई मिनिस्टर कैसे बन सकता है? आप इलेक्शन ना भी लड़े तो भी बन सकते हो, आप इलेक्शन ना लड़े PM भी बन सकते हो। बस आपको कौन सपोर्ट कर दे? NDA। लोकसभा में जिसके पास पावर है, अगर उसने आपको सपोर्ट कर दिया, आप आज के आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो बिना इलेक्शन लड़े। सिर्फ 6 महीने में MP बनना होता है। तो ये सेम चीज स्टेट में भी की जा सकती है। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी चाहे तो आज के आज किसी को भी CM बना सकती है। 6 महीने के अंदर उस बंदे को पंजाब की विधानसभा का मेंबर बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनेगा? विधानसभा के इलेक्शन तो पंजाब में अगले 3 साल नहीं होने। पर अगर आज के आज पंजाब की किसी विधानसभा से एक बंदा रिजाइन कर दे तो उस सीट के इलेक्शन कमीशन को कितने महीने में कराने होते हैं? 6 महीने लिमिट होती है ना, 6 महीने की। आज के आज अगर कोई बंदा राज्यसभा से रिजाइन कर दे तो 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। तो रवनीत सिंह बिट्टू को कैसे मिनिस्टर बना के रखेंगे? पहले बीजेपी कोई सीट चुनेगी राज्यसभा की, क्यों? लोकसभा की क्यों नहीं? क्योंकि लोकसभा में आप लोगों ने वोट करना है, राज्यसभा में उन्हीं के लोगों ने वोट करना है। तो एक ऐसी सीट चुनेंगे जो वो हार नहीं सकते। उस सीट पे जो बंदा जीत के आया होगा उसको बोलेंगे सॉरी, पर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। उसको रिजाइन करवा के रवनीत सिंह बिट्टू को वहां से खड़ा करवा के अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे वोट कर दो, और ये बन जाएंगे MP।
तो जो नॉन फेमस मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा से आते हैं कि राज्यसभा से आते हैं? राज्यसभा से। जो सच में लड़ सकें, जिनको पता है हमें वोट मिलेंगे, वही आते हैं लोकसभा से। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सीनियर लीडर हो चुके हैं, वो नई इलेक्शन रैलियां कर सकते हैं, तो उनका लोकसभा से आने का लॉजिक ही नहीं है। आप समझे इस चीज को? तो ऐसे ही आप लोग कभी भी ये थोड़ी ना वोट करके आते हो कि मेरे हिसाब से जीतनी ये पार्टी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर इसको बनाना, डिफेंस मिनिस्टर इसको बनाना, लोकसभा नहीं। आप लोग से बताते हो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन मेंबर ऑफ द लोकसभा होना चाहिए, बस। बाकी सारी पावर इनके पास, बाकी सारी पावर पार्टी के पास होती है। तो प्राइम मिनिस्टर चाहे रोज बदलते रहो, फर्क नहीं पड़ता।